So let us start today with a new chapter, that is transactions of sale or return or transactions of sale or approval. ये क्या होता है सर? What are these transactions of sale or return? क्यों ये transactions होते हैं? What is the need for this transaction? What gave rise to these transaction? ये सारे questions अभी आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे. To understand this, let's start with an example. मेरा खुद का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सी फ्रेंड्स, ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, दिस इज ओनली आउट ऑफ हॉबी, सोशल वर्क है, समाज सेवा है, इसका कुछ खास पैसा मिलता नहीं है. तो टू अर्न माई लाइवलीहुड, टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर, मैंने सोचा क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए. पूरी लाइफ इन्हीं से डील किया है, तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हाइट बोर्ड मार्कर्स. मैंने सोचा कि ये व्हाइट बोर्ड मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूं, 15-20 साल हो गए ये व्हाइट बोर्ड मार्कर यूज करते हुए, तो आई नो क्या रिक्वायरमेंट होता है इसका, क्या प्लसेस है, क्या लिमिटेशंस है, तो ये बहुत अच्छी तरह प्रोड्यूस कर सकूंगा और यूजर का नीड बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकूंगा. तो मैंने सोचा ये व्हाइट बोर्ड मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूं. मार्केट में जो सबसे यूज होता है ब्रांड, मैंने उससे भी अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का कोशिश किया. आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, मैंने इनिशियली 100 बॉक्सेस ऑफ 10 मार्कर पेन्स ईच मैन्युफैक्चर किए. 100 बॉक्सेस ऑफ 10 मार्कर पेन्स ईच मैन्युफैक्चर किए. मैन्युफैक्चर करने के बाद मेरा पर्पस पूरा नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है. अब ये जो मार्कर पेन्स मैंने प्रोड्यूस की है, मैन्युफैक्चर की है, ये बेचनी भी पड़ेगी मुझे. तो मैंने थोड़ा सर्वे किया. द सिटी आई लिव इन, जिस सिटी में मैं रहता हूं, मैंने देखा ये मार्कर के मेन 5 रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, जो आगे कंज्यूमर्स में ये मार्कर पेन्स बेचते हैं. मेनली हाउ मेनी रिटेलर्स आर देयर? 5 रिटेलर्स. फॉर एग्जाम्पल, five retailers are there, namely Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D and Mr. E. ये 5 रिटेलर हैं खाली जो ये मार्कर पेन्स में डील करते हैं, मतलब आगे कंज्यूमर्स में बेचते हैं. ऑब्वियसली मैं सीधा कंज्यूमर्स तक मार्कर पेन बेचने नहीं जा सकता हूं, तो मैंने ये मार्कर पेन्स डिसाइड किया कि ये रिटेलर्स को बेचूंगा और ये रिटेलर्स आगे अपने कंज्यूमर्स में सेल कर देंगे. मैंने सर्वे किया कि जो पॉपुलर ब्रांड का मार्कर पेन है, प्रेजेंटली ये रिटेलर्स को दिया जा रहा है 29 रुपीज में. वो कंपनी रिटेलर्स को क्या प्राइस में दे रही है? 29 रुपीज में. और रिटेलर्स आगे कंज्यूमर्स में क्या प्राइस में बेच रहे हैं? 30 रुपीज में. मतलब दे आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी. मैंने ऐसा प्रपोजल रखा, ये सभी रिटेलर्स को मिलके मैंने ऐसा प्रपोजल रखा कि देखो मेरा जो ब्रांड ऑफ मार्कर है, मैंने नया मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन ये बेटर क्वालिटी का है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और मैं आपको ये मेरा ब्रांड क्योंकि नया है 25 रुपीज में दूंगा और आप आगे कंज्यूमर्स में 28 रुपीज में बेच सकते हो. मैंने उनको क्या प्राइस ऑफर किया? 25, और वो आगे कितने में बेच सकते हैं? 28 रुपीज में. सोचो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी उनको एक लालच दे रहा हूं. अभी जो पॉपुलर ब्रांड का मार्कर वो लोग बेच रहे हैं, उनको कंपनी से कितने में मिलता है? 29 में. कंज्यूमर्स को कितने में बेचते हैं? 30 में. मतलब दे आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी. कंज्यूमर्स को कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ता है एक मार्कर का? 30 रुपीज. मैं उनको ऑफर कर रहा हूं एक बेटर क्वालिटी ऑफ मार्कर, वो भी सस्ते भाव में, 25 रुपीज में, और ये कंडीशन के साथ कि वो लोग आगे उसे कितने में बेच सकते हैं? 28 में. मतलब दोनों का फायदा है. रिटेलर्स को 3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल रहा है. 25 का मार्केट 28 में बेचेंगे, 25 का मार्केट 28 में बेचेंगे, एंड कंज्यूमर्स के लिए भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. पॉपुलर ब्रांड के लिए उनको 30 रुपीज देना पड़ता है, मेरा जो मार्कर का ब्रांड है उसके लिए कितना देना पड़ेगा? 28 रुपीज ओनली. मतलब कंज्यूमर्स का भी फायदा है, रिटेलर्स का भी फायदा है. सेकेंडली, मैंने रिटेलर्स को ये भी बोला आप इजीली बेच भी सकोगे क्योंकि सस्ता और अच्छा मार्कर है. रिटेलर्स ने मेरा जो ऑफर था, मेरा जो प्रपोजल था, ऑन दी फेस रिजेक्ट कर दिया.
पॉपुलर ब्रांड का मार्कर है, बहुत अच्छी डिमांड में है, इजीली हमको कस्टमर से ऑर्डर मिलते हैं, बेचते हैं, पैसा भी मिल जाता है। हमारा काम बिजनेस करना है, क्वालिटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो बिकता है हम लोग वो बेचते हैं। मैंने बोला फिर तो मेरा क्वालिटी अगर कंज्यूमर्स के पास ही नहीं पहुंचेगा तो पता कैसे चलेगा वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव और नॉट, मेरा बिजनेस आगे चलेगा कैसे। तो मैंने सोचा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना ब्रांड कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए एक इनोवेटिव चीज सोची। मैंने ये सभी रिटेलर्स को बोला कि आप एक काम करो, मैं 20 बॉक्सेस ऑफ मार्कर आपको देता हूं, 20 बॉक्सेस ऑफ मार्कर दे रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप ये 20 बॉक्सेस अपने पास रखो, आगे बिक जाता है तो मुझे पैसा दे देना, नहीं तो ये मार्कर रिटर्न कर देना, कोई नुकसान है आपका। मैं आपको 20 बॉक्सेस ऑफ मार्कर दे रहा हूं, आप कंज्यूमर्स को दिखाओ, अगर बिकता है इजीली बेच दो, पैसा मुझे दे दो, नहीं बिकता है मेरा मार्कर मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। मतलब मैंने ये पांचों के पांचों डीलर्स को, हर एक को 20 बॉक्सेस ऑफ मार्कर सेंड किया, हर एक को 20 बॉक्सेस मार्कर का सेंड दिया है। क्या कंडीशन के साथ, आप बेच सको तो बेच देना, नहीं बिके तो मुझे रिटर्न कर देना। मैंने 1 फेब को, इस साल 1 फेब को ये सभी रिटेलर्स को 20 बॉक्सेस मार्कर के दिए और मैंने उनके सामने एक कंडीशन रखा, ये मार्कर आप अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास नहीं रख सकते हो, जब तक चाहे अपने पास रखो, फिर जब आपका मन भर जाए, स्पेस कम पड़े रिटर्न कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने आपको जो मार्कर दिया है आप मैक्सिमम 3 महीने अपने पास रखोगे। 1 फेब को आज मैं दे रहा हूं, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीना आप अपने पास आराम से रखो, 3 महीने तक बेचने का ट्राई करो, 30 अप्रैल तक नहीं बिके मुझे आप ये मार्कर रिटर्न कर दो। 30 अप्रैल तक अगर आपकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आया कि आप ये मार्कर रख रहे हो या ये मार्कर रिजेक्ट कर रहे हो, आपने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, तो 1 मई को मैं मान लूंगा ये सेल हो चुका है। मैंने क्या कंडीशन रखा, आई एम गिविंग यू दीज मार्कर्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मैं ये मार्कर आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दे रहा हूं, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीना तक। अगर आप बेच देते हो तो इसका पैसा मुझे आप पे कर देना, नहीं बिके तो आप ये रिटर्न कर देना। 3 महीना पूरा होने पे आपकी तरफ से कोई इंटीमेशन मुझे नहीं मिला तो मैं मान लूंगा ये सेल हो चुका है। करेक्ट है? पांचों के पांचों रिटेलर्स को मैंने मार्कर दे दिए। कब दिए? 1 फेब को दिए सर, 1 फेब को दिए। अब थोड़े दिन तक आराम से मैं बैठ गया, उनके कॉल का वेट करने लगा। मैंने उनको टाइम दिया था अप टू 30 अप्रैल। 31 मार्च जब आया, 31 मार्च, सी ऑन 31 मार्च मुझे मेरा फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना था। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए मेरे पास क्लैरिटी होना चाहिए कि ये बिकाए कि नहीं बिकाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करूं, सामने से फोन करके पूछ लेता हूं क्या सिचुएशन है, मुझे भी क्लैरिटी मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले ए को कॉल किया। मैंने ए को कॉल करके पूछा, आपको याद है मैंने 20 मार्कर के बॉक्स आपको दिए थे? उसने बोला हाँ। क्या लगता है आपको बिकेगा? उसने बोला नहीं, नहीं बिकेगा, आप कल आके वापस ले जाना। आई गॉट डिजेक्टेड, बहुत दुख हुआ, लेकिन ठीक है, क्लैरिटी तो मिल गया। ए ने मेरा सारा गुड्स रिजेक्ट कर दिया एंड इंटीमेशन दे दिया कि ही इज रिटर्निंग द गुड्स। A is rejecting my goods and has offered to take them back. I accepted, ठीक है, ये गुड्स मैं वापस ले आऊंगा। फिर दुखी मन के साथ मैंने बी को फोन किया। बी को भी सेम क्वेश्चन पूछा, सर कैसा रिव्यू आ रहा है, क्या लग रहा है मार्केट में, मार्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बी ने भी बोला नहीं, बिल्कुल भी अच्छा रिव्यू नहीं है, कोई हाथ में भी नहीं लेता है, मैं सोच रहा हूं आपको वापस दे दूं। मुझे और दुख हुआ। मैंने बी को भी बोला भारी मन के साथ कि ठीक है सर, मैं कल आके अपने मार्कर वापस ले जाऊंगा। मैं फोन रखने ही वाला था, उससे पहले बी ने वापस बोला, अच्छा एक बात सुनो, आपने ये मार्कर मुझे 25 रुपए में दिया है, 25 रुपीज पर मार्कर।
आप 23 रुपए अगर लगाते हो ना तो मैं आज ही सारे मार्कर खरीद लेता हूं। क्या ऑफर दिया? 23 रुपीज आप लगाते हो तो मैं आज ही सारे मार्कर खरीद लेता हूं। मैंने बोला एक तो मार्कर बिक नहीं रहा है, कम भाव सही, अगर कोई खरीदने के लिए तैयार है, व्हाई नॉट सेल हिम। तो आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर एंड आई एक्सेप्टेड ऑफर एट रिड्यूस्ड प्राइस। मैंने उसका ऑफर रिड्यूस्ड प्राइस पे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब खुशी हुआ, बोनी हुआ, 20 बॉक्सेस ऑफ मार्कर सेल हो गया, बट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। फिर मैंने सी को फोन किया। सी को फोन करते ही सी ने बोला कि आपका मार्कर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इजीली बिक गया है मेरे से, मैं 1-2 दिन में आपको पैसा भी भेज दूंगा। मतलब सी गेव मी इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, कि उसने मेरा जो भी गुड्स मैंने सेंड किया था वो अप्रूव कर लिया है। तो मुझे और थोड़ा हिम्मत बढ़ा। सी एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड माय गुड्स। सी ने मेरा गुड्स अप्रूव कर लिया। मैंने अब कॉन्फिडेंटली डी को फोन किया। डी को बोला क्या लगता है सर, मार्कर बिक गया होगा सारा? डी ने बोला कि नहीं, बिका तो नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है मैं इजीली बेच सकूंगा, आप थोड़ा दिन और दो मुझे। डी ने जैसे मुझे बोला थोड़ा टाइम और दो, सिंस आई वॉज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ऑन लिसनिंग टू रिप्लाई ऑफ बी एंड सी, मैंने बोला नहीं सर, और दिन मेरे पास नहीं है। आप अगर गुड्स अप्रूव करते हो तो हां बोलो, नहीं तो मुझे गुड्स रिटर्न कर दो। ऑलरेडी दूसरे रिटेलर्स मुझसे और गुड्स डिमांड कर रहे हैं। तो डी ने बोला अच्छा मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आपको वापस कॉल बैक करता हूं। डी ने बी और सी को कॉल किया और पूछा क्या आपने उसका माल एक्सेप्ट कर लिया है, मार्कर्स अच्छे चल रहे हैं? बी और सी ने बोला हाँ, हमने अप्रूवल दे दिया है। तो डी कॉल्ड मी बैक एंड सेड कि हाँ, मैं भी आपके मार्कर एक्सेप्ट करता हूं, अप्रूव करता हूं। मैंने बोला रुको, आप अभी तक ये मार्कर का अप्रूवल नहीं दिए थे, अभी तक आपने अप्रूव नहीं किया, मतलब अभी तक ये मार्कर का ओनरशिप मेरा है, मुझे तो मेरा मार्कर वापस चाहिए, क्योंकि दूसरे रिटेलर्स 25 रुपए नहीं सर 28 रुपए मार्कर का देने तैयार हैं। तो आपको ये मार्कर बेच के तो मैं नुकसान करूंगा, आपको रखना है तो 27 रुपए में, 27 रुपीज में आप ये रख सकते हो। तो डी ने बोला कि ठीक है, चलो मैं 27 रुपीज में ये मार्कर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। सो डी एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड माय गुड्स, कैन आई से एट हायर प्राइस? डी एक्सेप्टेड माई गुड्स एट हायर प्राइस। लास्टली, अब एकदम 7वें आसमान पे मेरा कॉन्फिडेंस था। मैंने अब ई को फोन किया कि सर क्या लगता है, मार्कर बिक गया? नहीं बिका तो मुझे वापस दे दो। डी ने तुरंत स्टर्न वॉइस में मुझे बोला, कड़क आवाज में बोला, आपने जब मार्कर दिया था मुझे कब तक का टाइम पीरियड अलाउ किया था? मैंने बोला 30 अप्रैल तक सर। आज कौन सा डेट है? मैंने बोला 31 मार्च। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अप टू 30 अप्रैल, मेरे पास और बहुत सारे काम है। ठक, फोन रख दिया। मतलब डी ने एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया, मुझे इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है बट टू वेट टिल 30 अप्रैल। 3 महीने का टाइम मैंने ही दिया था ना उसको, तो मुझे 30 अप्रैल तक वेट करना ही पड़ेगा। मतलब ई को जो गुड्स मैंने सेंड किया था उसका कोई इंटीमेशन मुझे नहीं मिला है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ई को जो गुड्स मैंने सेंड किया था उसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला है। अब फ्रेंड्स, 31 मार्च जैसा मैंने बोला, मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करूंगा, फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। ए, बी, सी और डी को जो गुड्स सेंड किया था उसके ऊपर क्लैरिटी मिल गया है मुझे कि गुड्स नहीं बिका है या ये गुड्स बिक गया है। आई हैव द क्लैरिटी। ई को जो गुड्स दिया था उसका कोई क्लैरिटी मेरे पास नहीं है। क्लैरिटी कब मिलेगा? 30 अप्रैल तक मिलेगा। फ्यूचर में अपने कन्वीनियंट टाइम पे ई मुझे इंटीमेट करेगा कि वो ये मार्कर रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम है,
31 मार्च को जब मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, मैं ये अपना गुड्स ट्रीट करूं या ना करूं, ये सेल हो गया है ये मानूं या नहीं मानूं। तो फ्रेंड्स, हम बुक्स ऑफ अकाउंट जब बनाते हैं, वी प्रिपेयर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग एन अजम्पशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस या इनकम, लॉसेस या एक्सपेंसेस, फ्यूचर प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस उसे बुक्स में अकाउंट करते हैं, फ्यूचर प्रोबेबल इनकम्स उसे इग्नोर करते हैं। तो यहां पे फ्यूचर में गुड्स बिकेगा कि नहीं बिकेगा मुझे नहीं पता है, फ्यूचर प्रोबेबल इनकम होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, मैं अभी क्या मानूंगा, नहीं होगा। मैं अभी क्या मानूंगा, नहीं होगा। मतलब ये गुड्स मेरी ओनरशिप का मान के बुक्स में शो करूंगा या कस्टमर की मेरी ओनरशिप का। अगेन, ये गुड्स है किसके पोजीशन में, मेरे गोडाउन में पड़ा है क्या, नहीं, कस्टमर के पास पड़ा है, लेकिन ओनरशिप किसका है, मेरा है सर। तो ये जो पर्टिकुलर 20 रुपीस का 20 बॉक्सेस का स्टॉक है, ये मेरा ही स्टॉक में मानूंगा और मेरी बुक्स में एज इन्वेंट्री शो करूंगा, एज क्लोजिंग स्टॉक शो करूंगा। लेकिन सर ये सर आपके पास आपके पोजीशन में नहीं पड़ा है, तो मैं थोड़ा नाम चेंज करके रिकॉर्ड करूंगा, मैं ऐसे इन्वेंट्री विथ कस्टमर के नाम से बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। इट इज स्टिल माय इन्वेंट्री बट लाइंग विथ माय कस्टमर। तो ये जो पूरा सीन, ये जो पूरा सिनेरियो अभी निकल के हमारे सामने आ रहा है, दीज आर एक्चुअली ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल और रिटर्न। जब एक ट्रेडर अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करता है या एक ऑल टुगेदर नया बिजनेसमैन मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता है, तो अपने प्रोडक्ट का फील देने के लिए, अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए वो सेल और रिटर्न बेसिस पे अपने कस्टमर्स को गुड्स सेंड करना स्टार्ट करता है। सिमिलरली हाई वैल्यू आइटम्स जब होती है तो बायर्स हमेशा स्केप्टिकल होते हैं, बायर्स हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये हाई वैल्यू आइटम परचेज कर लिया और नहीं बिका तो हमारे लिए ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी, हाई वैल्यू आइटम्स का ट्रेड भी सेल और रिटर्न बेसिस पे होता है। सीजनल आइटम्स जो होती है, से फायर क्रैकर्स है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही बिके जाएंगे, बेचे जाएंगे। तो डीलर्स जब ये फायर क्रैकर्स परचेज करते हैं, हमेशा उनके मन में ये डर होता है पूरे सीजन में नहीं बिके तो ये अगले साल तक हमारे पास पड़े रहेंगे, खराब हो सकते हैं। तो ये फायर क्रैकर्स का सेल बूस्ट करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपना गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमने कंज्यूमर्स को गुड्स ये ऑप्शन के साथ दिया है कि आप बेच सको तो बेच देना, नहीं बेच सको तो हमें रिटर्न कर देना, तो तब हम क्या बोलेंगे, हमने ट्रांजैक्शन किया है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या हमने ट्रांजैक्शन किया है ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। आई होप दिस मच इज क्लियर। आप लोग 5 मिनट इसके बारे में सोचेंगे, स्क्रीन पॉज करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने स्टोरी आप लोग को सुनाया उसके ऊपर से एक चीज क्लियर हुआ होगा, जब एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहता है, बेचना चाहता है, सेल्स बढ़ाना चाहता है, तो वो ये सेल और रिटर्न के ट्रांजैक्शन करता है। अब उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाए, टू डू इट्स अकाउंटिंग हम इसका लीगैलिटी समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल रिकॉग्नाइज करने के लिए एक एक्ट, देयर इज एन एक्ट इन फोर्स जिसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1930, वो लॉ सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे। तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये जो ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल और रिटर्न होते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस पे जब गुड्स दिए जाते हैं, इसे सेल्स कब माना जाता है, कब ऐसा मान लेंगे कि ओनरशिप हमारे पास से बायर के पास चला गया, व्हेन डू वी ट्रीट दैट एज ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। तो देयर आर 3 कंडीशंस गिवन इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 3 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन, जब कस्टमर अपना अप्रूवल हमें दे दे, जब कस्टमर इंटीमेशन दे दे कि हां ये गुड्स मैं अप्रूव कर रहा हूं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे अपना सेल्स मान लेना है। रिमेंबर, वाइल सेंडिंग गुड्स उसे सेल नहीं मानना है। जब हमने गुड्स सेंड किया तब तो खाली पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ,
हमारे पास से पोजीशन बायर के पास चला गया, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? व्हेन इट इज ट्रीटेड एज सेल। सेल कब माना जाएगा? जब वो अपना अप्रूवल देगा। तो पहला कंडीशन, व्हेन विल यू ट्रीट दिस एज योर सेल? व्हेन अप्रूवल इज रिसीव फ्रॉम योर बायर, फ्रॉम योर कस्टमर। दूसरा कंडीशन, सर उसने अप्रूवल नहीं दिया है लेकिन जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया है। रिमेंबर आवर एग्जांपल, मैंने वो डीलर्स को क्या कंडीशन दिया था? 3 महीना तक अपने पास रखो। 3 महीने तक या तो आप मुझे एक्सेप्ट कर दो, इंटीमेट कर दो कि हां ये एक्सेप्ट कर रहे हो आप, या फिर आप गुड्स रिटर्न कर दो मुझे। 3 महीना पूरा हो गया, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया, तो 3 महीना पूरा होते ही मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा ये सेल हो गया है। तो सेकेंड कंडीशन, नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड बट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज पास्ट, तो भी हम इसे अपना सेल मान लेंगे। तो जब हम गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं, व्हेन टू ट्रीट दैट एज सेल्स, कब उसे सेल्स मानना है? आइदर व्हेन इंटीमेशन फ्रॉम कस्टमर इज रिसीव्ड और व्हेन दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज पास्ट। तीसरा कंडीशन, व्हेन दैट कस्टमर इज एक्टिंग एज इफ ही इज द ओनर ऑफ कमोडिटी। वो कस्टमर जब ऐसा एक्ट करे कि वो ओनर है प्रॉपर्टी का, तब हमें मान लेना है वो सेल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था उसमें लास्ट जो डीलर था ई, उसने 31 मार्च को फोन पटक दिया था ना, आपको याद होगा। 31 मार्च को उसने क्या बोला था? 30 अप्रैल तक मुझे फोन मत करना। लेकिन 15 अप्रैल को मार्केट से मुझे पता चला कि ई ने वो गुड्स आगे किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया है। ई ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स टू अ थर्ड पर्सन। ई कब बेच सकता है थर्ड पर्सन को गुड्स? जब वो खुद ओनर है वो गुड्स का। मतलब ई ने भले मुझे इंटीमेशन नहीं दिया है, लेकिन उसने एक एक्ट ऐसा किया है जिससे मुझे समझ में आ रहा है कि ई ने मुझसे गुड्स खरीद लिया है। तो मैं अब 30 अप्रैल तक का वेट नहीं करूंगा, मैं 15 अप्रैल को ही इसे अपना सेल मान लूंगा। अगेन, जब आप गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हो, व्हेन टू ट्रीट दैट एज योर सेल्स, कब आप उसे अपना सेल्स मानोगे? पहला कंडीशन, जब कस्टमर आपको अप्रूवल दे दे, कस्टमर आपको इंफॉर्म करे कि वो गुड्स अप्रूव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा कंडीशन, कस्टमर का अप्रूवल नहीं मिला है सर, लेकिन वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पास हो गया है, तो भी आप उसको अपना सेल्स मान लोगे। कस्टमर का अप्रूवल नहीं मिला है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी पास नहीं हुआ है, लेकिन कस्टमर ने कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे हमें समझ में आता है दैट ही हैज परचेज द गुड्स फ्रॉम अस, ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स फ्रॉम अस, तो भी उसे अपना सेल्स मान सकते हैं। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं पहले, देन विल मूव अहेड। ओके फ्रेंड्स, राइट डाउन। When a manufacturer or producer wants to launch a new product or wants to enter a new market, sends goods to retailers with an option to return the goods within a specified time period. Such
transactions, such type of transactions are transactions of sale or return. Or sale on approval basis. Next point. As per Sale of Goods Act 1930, when goods are sent on sale or return basis, sale is recognized when first condition, approval from customer is received. Approval from customer is received, or specified time period is passed. Or customer acts as owner of property. ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं देन दैट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स. सेकेंडली, सेल और रिटर्न में सेल्स कब मानना है, व्हेन टू रिकॉग्नाइज दैट एज सेल. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर सच ट्रांजैक्शंस, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे. अकाउंटिंग मेथड्स. To do accounting for transactions of sale or return. सेल और रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग करने के लिए फ्रेंड्स देयर आर 3 अकाउंटिंग मेथड्स. आप तीनों में से कोई भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यू आर एंटरिंग इनटू. डिपेंडिंग ऑन number of transactions you are entering into. First method is when goods are sold casually on sale or return basis, जब गुड्स आप सेल और रिटर्न बेसिस पे कैशुअली कभी कभार बेचते हो, कभी कभार देते हो. When goods are sold moderately on sale or return basis, जब गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे मॉडरेटली सेल किया जाता है, मतलब नॉट कभी कभार लेकिन नहीं बहुत बार, कई बार गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा जाता है. एंड थर्ड, व्हेन गुड्स आर सेंट
ऑन सेल और रिटर्न बेसिस न्यूमरसली। बहुत बार गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा जाता है, दिया जाता है। फ्रेंड्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड कैशुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जब हम कैशुअली गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं तो सेम सेट ऑफ बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं, और जैसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बुक बिजनेस में एंट्री करते हैं वैसे ही यहां पे एंट्री दी जाती है। मतलब सेम सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड एंड एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑर्डिनरी। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज ऑर्डिनरी सेल्स मेथड। ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल और रिटर्न आर रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल्स इन आवर बुक्स। When goods are moderately sent on sale or return basis, moderately जब सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर सेल और रिटर्न मेंटेन किया जाता है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर सेल और रिटर्न मेंटेन किया जाता है। एंड व्हेन फ्रेंड्स गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस न्यूमरसली, we prepare memorandum accounts in our books. Memorandum accounts, memorandum sale or return account is maintained. सर मेमोरेंडम किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा अकाउंट जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, जो एज वर्किंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो मेमोरेंडम अकाउंट है। तो जब गुड्स कैशुअली सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया जाता है, एक ऑर्डिनरी सेल्स की तरह उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्डिनरी सेल्स मेथड। मॉडरेटली फ्रीक्वेंटली सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया जाता है तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑल टुगेदर हम मेंटेन करते हैं। न्यूमरसली सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया जाता है तो हम ऑल टुगेदर एक सेपरेट सेल और रिटर्न अकाउंट बना देते हैं, वो अकाउंट जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसको हम मेमोरेंडम अकाउंट बोलते हैं। तो आप लोग पॉज करके इतना कॉपी करेंगे, then we'll start with accounting in first method में। Okay. Now friends, we are looking at journal entries when goods are sold casually. Goods are sold casually on sale or return basis. कभी कभार हम गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं। कभी कभार जब गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं तो स्पेसिफिकली हम ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, सी हमारा मेन काम बिजनेस करना है, अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं है, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उसी समय अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हो सकता है 15 डेज बाद, 20 डेज बाद या 2 मंथ्स के बाद हम ये ट्रांजैक्शन के बारे में ही भूल जाएं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे नहीं देते हैं, कभी कभार सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं। तो जिस टाइम पे हमने गुड सेंड किया उसी टाइम पे इसका अकाउंटिंग होना जरूरी है। और इसीलिए वाइल सेंडिंग गुड्स, वाइल गिविंग गुड्स, लीगली ये अपना सेल नहीं हुआ है, स्टिल वाइल सेंडिंग गुड्स इसे ऑर्डिनरी सेल्स मान के हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, इसे ऑर्डिनरी सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री, when goods are sent, see मैं लिख रहा हूं goods are sent, not goods are sold. When goods are sent on sale or return basis, हमने जब गुड्स सेंड किया है सेल और रिटर्न बेसिस पे, क्या एंट्री देंगे हम लोग? सर तभी इसे अपना सेल्स मान के रिकॉर्ड कर देंगे।
मतलब एंट्री हो जाएगा कस्टमर विल नाउ बिकम आवर डेटर, सेल्स मान रहे हैं हम, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अपना इनकम है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर आपने वाइल सेंडिंग गुड्स उसे सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। सपोज ऑन फ्यूचर डेट कस्टमर ने इंटीमेशन दिया कि मैं ये गुड्स एक्सेप्ट कर रहा हूं। ऑन अ फ्यूचर डेट कस्टमर गिव्स हिज अप्रूवल, फ्यूचर डेट पे कस्टमर ने ये जो गुड्स हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था वो अप्रूव कर लिया, ही इज गिविंग हिज अप्रूवल and he is giving his approval at same price, at same price, जो प्राइस पे हमने गुड सेंड किया था उसी प्राइस पे वो एग्री कर रहा है, उसी प्राइस पे वो गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम तो उसको जब सेंड किया था तभी सेल्स मान चुके थे, जिस दिन उसने गुड्स एक्सेप्ट किया क्या दोबारा सेल्स की एंट्री करेंगे? नो सर, सेल्स डबल हो जाएगा बुक्स में। जिस दिन उसने अपना अप्रूवल दिया हमें अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड दैट एज आर सेल्स। तो वापस सेल्स का एंट्री देने का कोई जरूरत नहीं है। बट व्हाट इफ दैट कस्टमर इज गिविंग इट्स अप्रूवल, वो कस्टमर फ्यूचर डेट पे अप्रूवल दे रहा है एट लोअर प्राइस, गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन जो प्राइस पे हमने गुड्स सेंड किया था वो प्राइस पे नहीं, कम प्राइस पे अपना अप्रूवल दे रहा है। इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस हमें एक एंट्री देना पड़ेगा। इफ गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ लोअर प्राइस, कस्टमर को जिस अमाउंट से हमने डेटर बनाया था क्या वो अमाउंट अब उससे रिकवरेबल है? नहीं सर, उसे रिड्यूस करना है, कस्टमर्स को रिड्यूस करना है, डेटर्स को कम करना है, एसेट को कम करना है, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स अपना इनकम है, इनकम को भी कम करना है, इनकम कम करेंगे, इनकम डिक्रीजेस, डेबिट करना पड़ेगा। मतलब अगर लोअर प्राइस पे वो गुड्स एक्सेप्ट करता है तो वो फर्स्ट एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। सर टोटल अमाउंट से एंट्री क्रेडिट कर देंगे क्या? नहीं, वे विल रिवर्स दिस एंट्री ओनली विथ डिफरेंस अमाउंट, ओनली विथ डिफरेंस अमाउंट। से हमने गुड सेंड किया था एट 25 रुपीज, मतलब फर्स्ट एंट्री कस्टमर टू सेल्स हमने 25 रुपीज से दिया था, ही इज नाउ गिविंग हिज अप्रूवल एट 23, वो गुड्स अप्रूव कर रहा है क्या प्राइस पे? 23 पे। तो हमें कस्टमर और सेल्स दोनों 2 रुपीज से रिड्यूस करना है ना, तो कस्टमर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली विद ₹2 with difference amount. Similarly, sir, what if goods are approved by customer at higher price? गुड्स उसने अप्रूव किया है और हायर प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे अप्रूव किया है। हमने जब गुड्स सेंड किया था हमने एंट्री पास किया था कस्टमर टू सेल्स 25 रुपीज, लेकिन सपोज अब वो अप्रूवल 27 पे दे रहा है। अगर अप्रूवल 27 पे दे रहा है तो हमें कस्टमर और सेल्स दोनों 2 रुपए से बढ़ा देना है, दोनों 2 रुपए से बढ़ा देना है। मतलब कस्टमर को 2 रुपए से और डेबिट करना है, सेल्स को 2 रुपए से और क्रेडिट करना है। तो एंट्री पास हो जाएगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगेन विथ डिफरेंस अमाउंट। तो while sending goods, entry will be customer to sales. On future date, अगर कस्टमर सेम प्राइस पे अप्रूवल देता है कोई एंट्री नहीं है, लोअर प्राइस पे एंट्री देता है तो डिफरेंस अमाउंट से रिवर्स एंट्री देना है, हायर प्राइस पे अप्रूवल देता है तो सेम अमाउंट से हमको सेम एंट्री, डिफरेंस अमाउंट से हमको सेम एंट्री वापस पास करना है। सर व्हाट इफ
goods are not accepted by customer. If customer rejects or returns the goods, वो गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, रिटर्न कर देता है। अगर वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट या रिटर्न कर देता है, तो हमने जो पहले सेल्स का एंट्री किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। वाइल सेंडिंग गुड्स हमने एंट्री क्या दिया था, कस्टमर टू सेल्स, तो अभी एंट्री क्या दे देंगे, सेल्स टू कस्टमर। कोई बोलता है सर सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफ नो इंटीमेशन फ्रॉम कस्टमर इज रिसीव्ड? No intimation from customer is received up to balance sheet date, up to year ending date. हमने गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को दिया था, अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, कस्टमर से अभी तक कोई अप्रूवल, कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला है, वो एक्सेप्ट करने वाला है कि रिजेक्ट करने वाला है हमें पता ही नहीं है। सी, जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, तो नेसेसरी चेंजेस हमारी बुक्स में करने पड़ेंगे। हमने जब गुड्स सेंड किया था तभी उसे सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया था। अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो रहा है, हम सोचेंगे लीगली क्या ये सेल्स हुआ? ये तो हमने अपना हैसल्स कम करने के लिए उसे पहले ही सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिया, लीगली ये सेल्स हुआ? नो सर, ओनरशिप बैलेंस शीट डेट तक, ईयर एंड तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो क्या इसे आप सेल्स मान सकते हो? नहीं सर, वो इस साल का इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर इस साल का इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो जो सेल्स का एंट्री हमने कर दिया था वो कैंसिल करना पड़ेगा। हमने गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है, बैलेंस शीट डेट आ गया है, अभी तक इंटीमेशन नहीं मिला है, तो वो सेल्स का एंट्री जो हम दे चुके हैं, वी नीड टू रिवर्स दैट एंट्री। टू रिवर्स दैट एंट्री, एंट्री क्या पास हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। Secondly, friends, at the year end, when our accounting period is ending, when we are preparing our financial statements, we also calculate our inventory. हम अपना इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करते हैं, अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स? बुक्स ऑफ अकाउंट से? नेवर। हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कभी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता नहीं लगाते हैं। We always calculate closing stock by physical verification. फिजिकली काउंट करते हैं गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा है और फिर उसका कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो ये जो गुड्स हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है, क्या ये हमारे गोडाउन में पड़ा है? नो सर, ये तो कस्टमर के पास पड़ा है, कस्टमर के पोजीशन में है। तो ईयर एंड पे जब मैंने मेरा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, फिजिकली काउंट किया, ये गुड्स मेरे स्टॉक में इंक्लूड किया होगा क्या? नहीं सर, ये आपके पास पड़ा ही नहीं था, आपने इंक्लूड किया ही नहीं होगा। अब सोचो, क्या ये गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है? नहीं सर, मतलब ये अभी भी हमारी ओनरशिप का गुड्स है जो हमारे कस्टमर के पास पड़ा है। अगर ये हमारी ओनरशिप का गुड्स है लेकिन कस्टमर के पास पड़ा है, तो ये हमारे इन्वेंट्री में, हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो इसे इन्वेंट्री में, इसे स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए इन्वेंट्री का जो एंट्री हम पास करते हैं वही एंट्री यहां पे पास करेंगे। रिमेंबर, इन्वेंट्री का क्या एंट्री पास करते थे? क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री पास करते थे? सर, क्लोजिंग स्टॉक हमारे परचेज का वो हिस्सा है जो इस साल बिका नहीं है। परचेज हमारा टोटल पेमेंट इस साल का है, उसमें से वो हिस्सा जो इस साल नहीं बिका है वो हमें परचेज में से माइनस करना है। ये परचेज का हिस्सा अगले साल बिकेगा तो उसे अगले साल का इनकम मानना है।
ये परचेज का वो हिस्सा है जिसका बेनिफिट इस साल डिराइव नहीं हुआ है, तो हमें परचेज में से माइनस करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज ट्रेडिंग में डेबिट साइड शो करते हो ना आप, माइनस करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास करना पड़ेगा? एंट्री विल बी योर इन्वेंट्री with customers account debit. Inventory with customers account debit to purchase या फिर to trading account. And remember friends, ये जो इन्वेंट्री का आप एंट्री पास कर रहे हो, this entry will always be at cost, as inventory will be carried in books always at cost. ये एंट्री आपने दिया टू डिडक्ट इट फ्रॉम सेल्स एंड कस्टमर्स। सेल्स में कौन सा वैल्यू लिखा था? सेलिंग प्राइस लिखा था, तो सेल्स टू कस्टमर्स विल बी एट सेलिंग प्राइस, बट इन्वेंट्री टू परचेज या इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग अकाउंट विल ऑलवेज बी एट कॉस्ट। तो when will you pass this entry? When are you required to pass this entry? When goods are sent on sale or return basis, but no intimation is received up to your balance sheet date. Okay, sir. Now, what if goods were sent on sale or return basis? Up to balance sheet date, कोई intimation नहीं मिला था, but after balance sheet date, intimation is received, approval is received. What if goods are approved by customers after balance sheet date? गुड्स का अप्रूवल कस्टमर्स ने दे दिया है बैलेंस शीट डेट के बाद। सर, जब हमने गुड्स सेंड किया था, व्हाइल सेंडिंग गुड्स, हमने एंट्री पास किया था कस्टमर टू सेल्स, लेकिन फिर बैलेंस शीट डेट पे उस एंट्री को रिवर्स भी कर दिया था। मतलब आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोल सकते हैं ये गुड्स का अभी कोई एंट्री हमारी बुक्स में नहीं है। जो एंट्री किया था वी हैव ऑलरेडी रिवर्स दैट एंट्री। अगर अब कस्टमर का अप्रूवल मिला है तो अब एज सेल्स इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बैलेंस शीट डेट से पहले अप्रूवल मिला होता तो कोई एंट्री पास नहीं करना है, क्यों? ऑलरेडी सेल का एंट्री हो चुका है। बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल मिला है तो सेल का एंट्री देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे सेल्स का एंट्री कैंसिल कर दिया था। तो क्या एंट्री पास होगा? अगेन कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Customer account debit to sales. Lastly, what if goods are returned after balance sheet date? Goods are returned after balance sheet date. बैलेंस शीट डेट के बाद उसने गुड्स का अप्रूवल नहीं दिया, उसने गुड्स रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब हमने गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था, एंट्री दिया था कस्टमर टू सेल्स, अगर वो बैलेंस शीट डेट से पहले गुड्स रिजेक्ट करता तो हमें सेल्स का एंट्री कैंसिल करना पड़ता। बैलेंस शीट डेट के पहले गुड्स रिटर्न करता तो हमें वो सेल्स का एंट्री कैंसिल करना पड़ता। लेकिन बैलेंस शीट डेट पे हमने क्या किया? गुड्स सेंड किया था तब एंट्री दिया कस्टमर टू सेल्स। बैलेंस शीट डेट पे वो एंट्री हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, बैलेंस शीट डेट पे वो एंट्री रिवर्स कर चुके हैं। अब अगर वो अप्रूवल दे रहा है तो हमें सेल्स मान के एंट्री देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गुड्स रिजेक्ट कर रहा है तो वापस सोचो, बैलेंस शीट डेट के बाद क्या आपकी बुक्स में है कोई सेल? सर कोई सेल है ही नहीं। तो अगर वो गुड्स रिजेक्ट कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो कोई एंट्री देने का जरूरत है क्या? नो सर। अब हमें गुड्स रिजेक्ट किया या गुड्स रिटर्न किया उसका कोई एंट्री बुक्स में पास करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया एंट्रीज? आप लोग ये सारा एंट्रीज अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। ये एंट्रीज हमारी बुक में भी है,
कॉपी करने का जरूरत नहीं है, कॉपी ओनली इफ यू फील। पॉज करेंगे फ्रेम, सारी एंट्रीज अच्छी तरह पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। सो टेक आउट योर क्लास वर्क बुक्स फ्रेंड्स। क्लास वर्क बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्लास वर्क बुक, फर्स्ट क्वेश्चन। Firstly, read the question. What is the information given? Mr. A sends goods to his customers on sale or return. Following transactions took place during 2016. December 15, we are sending goods to customers on sale or return basis, rupees 1 lakh. कितने का goods send किया? 1 lakh का goods send किया sir. Which is including some profit also. How much is profit? It is cost plus 33 1/3%. कितना profit है? Cost plus 33 1/3%. December 20, goods are returned by customers, rejected by customers. December 25, received letters of approval from customers. 50,000 जितना goods approve कर लिया customers ने. December 31st, goods with customers awaiting approval were of 20,000. See, फर्स्ट लाइन अगर देखें क्वेश्चन का, तो these are transactions which took place during 2016. They are not saying 16-17, they are saying 2016. मतलब हमें समझ लेना है यहां पे ये ट्रेडर कैलेंडर ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर मान के चल रहा है, इसीलिए खाली 2016 दिया है। अगर वो कैलेंडर ईयर को अपना अकाउंटिंग ईयर मान के चल रहा है, तो when is his accounting year ending? Yes, 31st December 2016. तो 31st December 2016 जब उसका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, 20,000 जितना गुड्स ऐसा था जिसका अभी तक कोई रिप्लाई, कोई जवाब कस्टमर ने नहीं दिया था। तो आपको मिस्टर ए रिकॉर्ड्स सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शंस एज ऑर्डिनरी सेल्स, फर्स्ट मेथड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ए assuming accounting year closes on 31st of December. They have clarified also. So first entry हम लोग कौन सी डेट को पास कर रहे हैं सर? फर्स्ट एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं ऑन 15th of December, क्योंकि हम गुड्स कैजुअली सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं। While sending goods itself, हम उसे अपना सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। While sending goods, 1 लाख का गुड्स जब सेंड किया, तभी हम लोग उसे अपना सेल्स मान के रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री पास करेंगे कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। नरेशन वो आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं। being sent goods on sale or return basis, adding 33 1/3% profit on cost. Pi stands for profit. Fine. Next, on December 20, customer is returning goods of 30,000. December 20 को कस्टमर ने 30,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया है। हमने सेल्स मान के पहले रिकॉर्ड किया था, अब अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो सेल्स का एंट्री रिवर्स कर देंगे, या फिर इसे सेल्स रिटर्न मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री पास हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट 20,000। नेक्स्ट, December 25 received letter of approval, 50,000 के गुड्स उसने अप्रूव कर लिए, उसका लेटर ऑफ अप्रूवल हमको मिला। क्या उसका कोई एंट्री देना है? हम तो पूरा 1 लाख ऑलरेडी सेल्स मान के रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब 50,000 का अप्रूवल मिले
तो उसे वापस से एज सेल्स रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। मतलब दिसंबर 25 को हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। दिसंबर 31, नाउ दिसंबर 31 कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है सर। दिसंबर 31 देयर इज नो ट्रांजैक्शन, लेकिन हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। तो अब हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सारा ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन शो करना है। हम पूरा 1 लाख एज सेल्स मान के रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्या ये 1 लाख सेल्स है सर? 20,000 तो इसमें से आपने माइनस ऑलरेडी कर दिया है, 50,000 अप्रूव भी कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रिमेनिंग 30,000 का गुड्स है, जो रिमेनिंग 30,000 का गुड्स है, सॉरी कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 20,000। कस्टमर हैज रिटर्न गुड्स ऑफ 30,000। तो 50,000 अप्रूव कर लिया, 30,000 रिटर्न कर दिया, तो रिमेनिंग 20,000 का जो गुड्स है उसका इंटीमेशन उसने बैलेंस शीट डेट तक नहीं दिया है। अगर रिमेनिंग 20,000 के गुड्स का इंटीमेशन बैलेंस शीट डेट तक नहीं दिया है तो क्या उसको हम सेल्स मान के रहने दे सकते हैं बुक्स में? नो सर। फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हम यही मानेंगे, फ्यूचर में ये गुड्स रिजेक्ट होने वाला है, मतलब ऑन बैलेंस शीट डेट हमें वो सेल्स का एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा, ऑन बैलेंस शीट डेट हमें वो सेल्स का एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा। ऑन बैलेंस शीट डेट एंट्री देना पड़ेगा सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू कस्टमर्स अकाउंट 20,000। being goods awaiting intimation। सेकेंडली 20,000 जितना गुड्स अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, 20,000 जितने गुड्स का इंटीमेशन नहीं मिला है, लेकिन हमने तो सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिया था। अगर हमने सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिया था तो जब हमने फिजिकली अपना स्टॉक कैलकुलेट किया था वो स्टॉक में ये गुड्स इंक्लूड किया था क्या? नहीं सर। अब हमें पता चला कि ये गुड्स अभी तक सेल नहीं हुआ है, मतलब ये गुड्स अभी भी हमारी ओनरशिप का है लेकिन पड़ा हमारे कस्टमर के पास है, तो ये गुड्स भी अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसे अपने स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए हमें एक दूसरा एंट्री देना पड़ेगा, दैट इज इन्वेंट्री with customer account debit to trading account या inventory with customer account debit to purchase account, being unsold stock, unsold goods included in inventory। करेक्ट। इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब सोचो थोड़ा, ये 20,000 कौन सा प्राइस है सर? ये वो प्राइस है जो सेल्स में इंक्लूड हो गया था, जो कस्टमर्स में इंक्लूड हो गया था। मतलब ये 20,000 तो प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, ये 20,000 तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन इन्वेंट्री हमारा स्टॉक हमारी बुक्स में सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाते हैं, इन्वेंट्री हमारी बुक्स में हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं। मतलब ये 20,000 में से प्रॉफिट एलिमिनेट करके कॉस्ट पे इसको लाना पड़ेगा ना। वी नीड टू ब्रिंग दिस एट इट्स कॉस्ट। कितना है गुड्स? 20,000। प्रॉफिट कितना है सर? 1/4 5,000। मतलब सॉरी, प्रॉफिट कितना है? 1/4 5,000। मतलब कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स इज नथिंग बट 15,000। कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स इज नथिंग बट 15,000। आई होप एंट्रीज आर क्लियर। आपको बैलेंस शीट डेट तक का ही एंट्रीज पूछा था, सबको समझ में आया? सर सब कुछ समझ में आया,
ये प्रॉफिट 5000 कहां से आया? फ्रेंड्स, प्रॉफिट कितना दिया है? इट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। 20,000 क्या कॉस्ट है? नहीं सर, 20,000 तो सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट का परसेंटेज 1/3 कॉस्ट के ऊपर था। 33 1/3% मतलब 1/3, तो प्रॉफिट का परसेंटेज 1/3 कॉस्ट के ऊपर था। हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं है, सेलिंग प्राइस है, तो हमको सोचना पड़ेगा ना, 1/3 कॉस्ट पे है तो सेलिंग प्राइस पे कितना? 1/4, मतलब 20,000 का 1/4 5,000। सर 1/3 कॉस्ट पे तो 1/4 सेलिंग प्राइस पे कैसे आया? अरे फ्रेंड्स, थोड़ा सोचो, हाउ टू कन्वर्ट कैसे करेंगे? लॉजिकली सोचना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लॉजिकली सोचना। सपोज प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट है, सपोज प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? सर 2 रुपया कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, 2 रुपया कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना? 3 रुपीज सर, मतलब प्रॉफिट इज 1/3 ऑन सेल्स और नॉट? यस सर। सपोज प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है, मतलब क्या हुआ? 3 रुपया कॉस्ट है, 1 रुपया प्रॉफिट, 3 रुपया कॉस्ट तो 1 रुपया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना? 4 रुपया सर, तो प्रॉफिट इज 1/4 ऑन सेल्स। यही किया ना हमने यहां पे। सर प्रॉफिट 2/5 ऑन कॉस्ट हुआ, वैसे ही सोचो, 5 रुपया कॉस्ट है तो 2 रुपया प्रॉफिट है, 5 रुपया कॉस्ट 2 रुपया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना सर? 7 रुपीज, 2/7 ऑन सेल्स होगा। सर सपोज प्रॉफिट 3/11 ऑन सेल्स है, प्रॉफिट 3/11 ऑन सेल्स है, अगेन वैसे ही सोचो, 3/11 ऑन सेल्स मतलब 11 रुपया सेल्स तो 3 रुपया प्रॉफिट, 11 रुपया सेल्स तो 3 रुपया प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हुआ? 14 रुपया। अरे 11 रुपए सेल्स, 3 रुपया प्रॉफिट, तो कॉस्ट 8 रुपया हुआ ना, तो 3/8 ऑन कॉस्ट होगा ना? यस सर, समझ में आ रहा है? लास्ट, प्रॉफिट 4/11 ऑन कॉस्ट है, बोलो कितना होगा ऑन सेल्स? सर 11 रुपया कॉस्ट, 4 रुपया प्रॉफिट, तो 15 रुपए होगा ना सेल्स, मतलब 4/15 ऑन सेल्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो क्वेश्चन में देखना है प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे दिया है, अगर वही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो सीधा वो परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज जिस पे दिया है वो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमको अपने रेट को चेंज करना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो एक काम कीजिए, आप लोग ये कॉपी कीजिए, स्क्रीन पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 रीड करेंगे पहले। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 2? A sends out goods on approval to few customers and includes the same in his sales account. See, फर्स्ट लाइन पढ़ के ही समझ में आता है। A ने गुड्स कस्टमर्स को सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया, A ने गुड्स कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे दिया, लेकिन उसको सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब फर्स्ट मेथड फॉलो किया, ऑर्डिनरी सेल्स मेथड फॉलो किया। ऑन 31 मार्च 16 द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस स्टूड एट 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स, डेटर्स ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स। तो डेटर्स हमारी बैलेंस शीट में हमें दिख रहे थे 1 लाख रुपीस के, विच इंक्लूडेड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये जो 1 लाख के डेटर्स दिख रहे थे, इसमें से 7,000 के ऐसे डेटर्स थे जिनसे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है मतलब ये अभी तक अपना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये अभी तक अपना सेल नहीं हुआ है। These goods were sent at 25% over and above cost price and were sent to Mr. X 4,000, Mr. Y 3,000. Mr. X sent intimation of acceptance on 30 April and Mr. Y returned the goods on 10th April. Make adjustment entries and show
how these items will appear in balance sheet on 31st March. Also, entries to be made during April 16, value of closing inventories on 31st March was 60,000. Closing stock 31st March को कितना दिया हुआ था? 60,000. तो let us firstly think of entries on 31st March 16. Journal entries in books of A. See, during the year A ने ऑलरेडी इसे सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है. 31st मार्च को 7,000 के जो गुड्स थे जो सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए थे उसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है. अप्रूवल नहीं मिला है तो बैलेंस शीट डेट पे क्या करते हैं? बैलेंस शीट डेट पे हम सेल्स का एंट्री कैंसिल करते हैं, सेल्स की एंट्री रिवर्स करते हैं. सेल्स की एंट्री रिवर्स करने के लिए ऑन 31st मार्च 16 पहला एंट्री क्या देंगे सर? सेल्स अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 7,000 सर. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट 7,000 सर. Being sales reversed as no intimation received. सेल्स का एंट्री रिवर्स कर दिया. नॉट ओनली सेल्स का एंट्री रिवर्स करते हैं, नॉट ओनली सेल्स का एंट्री रिवर्स करते हैं, ये पर्टिकुलर गुड्स को हमारे स्टॉक में भी इंक्लूड करते हैं. ये पर्टिकुलर गुड्स को हमारे स्टॉक में भी इंक्लूड करते हैं. सी फ्रेंड्स, हमने ये बेसिक फंडामेंटल्स में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो. सपोज आई परचेज्ड गुड्स ऑफ 150 ड्यूरिंग द ईयर. मैंने ड्यूरिंग द ईयर 150 का गुड्स परचेज किया था. मतलब अपनी बुक्स में परचेज कितना शो किया होगा? 150 सर. एक्सपेंस किसको माना जाता है? वो पेमेंट जिसका बैलेंस शीट डेट तक, जिसका ईयर एंड तक बेनिफिट मिल गया. वो पेमेंट जिसका ईयर एंड तक बेनिफिट नहीं मिला वो अपना एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट है सर. याद है? हमने 150 का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर किया, 150 परचेज है ये मान के रिकॉर्ड कर दिया. पूरे साल में एक्चुअली 90 का ही गुड्स बेचा था. पूरे साल में अगर 90 का ही गुड्स बेचा है तो आउट ऑफ दिस पेमेंट बेनिफिट कितने का डिराइव हो गया? 90 का सर. मतलब एक्सपेंस कितना है? 90 सर. वो 60 रुपीस का गुड्स इस साल नहीं बेचा है, मतलब अगले साल बेचेंगे, तो वो 60 रुपीस जितने पेमेंट का बेनिफिट अगले साल डिराइव होगा. यस सर. मतलब वो 60 रुपीस इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो ऐसा पेमेंट है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में डिराइव होगा, तो वो अपना एसेट है. मतलब 150 का जो पेमेंट हमने किया है उसमें से 60 रुपीस हमें माइनस करना है और उसे एसेट्स में लेके जाना है. तो वो 60 माइनस करने के लिए हम उसे ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं एज आर इन्वेंट्री, एज आर क्लोजिंग स्टॉक. सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या प्राइस पे क्रेडिट करेंगे? कॉस्ट पे की सेलिंग प्राइस पे? सोचो, 150 क्या प्राइस पे शो किया है? कॉस्ट पे. 150 आपने अपनी कॉस्ट पे शो किया है. ये 60 रुपीस आप क्रेडिट कर रहे हो टू डिडक्टेड फ्रॉम योर परचेज. आप अपनी परचेज में से माइनस करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो. तो जो प्राइस पे परचेज दिखाया है उसी प्राइस पे क्रेडिट करना पड़ेगा ना. परचेज क्या प्राइस पे दिखाया है? कॉस्ट पे. तो उसमें से लेस करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे ही क्रेडिट करना पड़ेगा ना. तो नेट 90 रुपीस का परचेज बचेगा यहां पे. आई होप इट इज क्लियर. वाई यू नीड टू ब्रिंग योर इन्वेंट्री एट कॉस्ट, वो समझ में आ रहा है. तो ये जो 7,000 का गुड्स है जिसका अप्रूवल नहीं मिला है, ये ऐसा गुड्स है जिसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है. मतलब हमारा गुड्स है, हमारे कस्टमर के पास पड़ा है, ये भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है. तो ये भी हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड होना चाहिए. लेकिन क्या इन्वेंट्री में सेलिंग प्राइस पे इंक्लूड होना चाहिए? नो. ये इन्वेंट्री में इंक्लूड होना चाहिए एट इट्स कॉस्ट. मतलब इसमें से अगेन प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा. वी विल अगेन हैव टू डिडक्ट प्रॉफिट. एंट्री क्या पास करेंगे?
हम इसको बोलेंगे इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर टू परचेज अकाउंट। अनसोल्ड स्टॉक included in inventory। सर प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? हाउ मच इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट सर इज 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट। अगेन 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट मतलब 1/4, 25% मतलब 25/100, 1/4 ऑन कॉस्ट। सर 7,000 कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस? 7,000 इज सेलिंग प्राइस, वो अमाउंट जिसमें गुड्स बेचा गया था। 7,000 इज सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। तो सेल्स प्राइस पे कितना होगा सर? 4 रुपया कॉस्ट, 1 रुपया प्रॉफिट, तो सेल्स 5 रुपया हो जाएगा ना, मतलब 1/5 ऑन सेल्स होगा ना। 7,000 में से 1/5 आपका प्रॉफिट होगा ना, तो 1400 इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दीज गुड्स। 1400 इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दीज गुड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स इज नथिंग बट 5,600। कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स इज नथिंग बट 5,600। अब यहां पे शो कर सकते हैं, it is 7,000 minus 1/5 of 7,000, that is 5,600। ओके फिर आफ्टर योर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर योर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे आप सेल्स का एंट्री ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हो, तो आफ्टर योर बैलेंस शीट डेट मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल and Y returned goods on 10th April। Y ने 10th अप्रैल को गुड्स रिटर्न कर दिया। अगर Y ने 10th अप्रैल को गुड्स रिटर्न कर दिया तो हमें सेल्स का एंट्री कैंसिल करना है क्या? Y ने बैलेंस शीट डेट के बाद गुड्स रिटर्न किया है, हम बैलेंस शीट डेट पे ही सेल्स का एंट्री कैंसिल कर चुके हैं, तो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर गुड्स रिटर्न हुआ उसका कोई एंट्री देने का जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कैंसल्ड आवर सेल्स ऑन बैलेंस शीट डेट, तो वापस कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन X ने अप्रूव एक्सेप्ट कर लिया गुड्स ऑन 30 अप्रैल। अगर X ने 30 अप्रैल को गुड्स अप्रूव कर लिया तो उसे दोबारा बुक्स में एज सेल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब दोबारा सेल्स का एंट्री देना पड़ेगा। ऑन विच डेट X इज एक्सेप्टिंग द गुड्स? X इज एक्सेप्टिंग द गुड्स ऑन 30 अप्रैल 2016। तो ऑन 30 अप्रैल 2016 एंट्री पास हो जाएगा कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्स को हमने गुड्स कितने का बेचा था? 4,000 का, तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,000। बीइंग गुड्स अप्रूव्ड बाय एक्स। Okay. We are also required to show effects of these transactions in balance sheet on 31st March 16 का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एज ऑन 31st March 2016 सी क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, टोटल डेटर्स, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख रुपीस के थे। योर टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स वर ऑफ रुपीज 1 लाख, आउट ऑफ विच यू कैंसल्ड एंट्री ऑफ सेल्स ऑफ 7,000।
7,000 की सेल्स की एंट्री आपने कैंसिल की, मतलब 7,000 जितने डेटर्स रिड्यूस हो गए। सेल और रिटर्न बेसिस पे एक्स और वाई को आपने गुड्स दिया था, वो आपने कैंसिल कर दिया, डेटर्स में से 7,000 लेस कर दिया, मतलब अब आपकी बैलेंस शीट में आप डेटर्स कितना शो करेंगे, 93,000। सेकेंडली, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक ऑन बैलेंस शीट डेट आपको दिया हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन बैलेंस शीट डेट 60,000 दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज फिजिकली आपके पास कितना है, इन योर गोडाउन कितना है, 60,000, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स, you are also having inventory of 5,600 with your customers। तो आप अपनी बैलेंस शीट में टोटल इन्वेंट्रीज कितने का शो करेंगे, 65,600। क्लियर है? तो पॉज करेंगे, ये कॉपी करेंगे, देन नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 क्या दिया है क्वेश्चन में, S Limited sends out its goods to dealers on sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sales. Again, first method, goods are sold casually on sale or return basis and are passed through the day book. Just before the end of accounting year, on 31st March 16, 200 such goods, 200 is units, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each। 200 यूनिट्स हमने अपने डीलर को, अपने कस्टमर को 250 रुपीज ईच के रेट पे सेंड किया है। कॉस्ट कितना है सर, 200, मतलब प्रॉफिट हमने 50 रुपीज पर यूनिट ऐड किया और गुड सेंड किया है। ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st March 16, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods date of return has not yet expired. Pass necessary entries on 31st March 16। See friends, कितना गुड सेंड किया था आपने, सर 200 यूनिट्स हमने सेंड किया था। वो 200 यूनिट्स जो सेंड किया था उसमें से कितना रिटर्न कर दिया है उसने, हाउ मेनी गुड्स, हाउ मेनी यूनिट्स आर रिटर्न, 50 रिटर्न कर दिया है। 200 में से 50 कैंसल हो गया है, रिमेनिंग बचा 150। 150 में से 70 का तो अप्रूवल भी दे दिया है, 70 सेल हो चुका है। 150 में से 70 सेल हो चुका है, मतलब रिमेनिंग कितना गुड्स बच गया, 80 यूनिट्स। वो 80 यूनिट्स का अप्रूवल 31 मार्च तक नहीं मिला है। अगर 31 मार्च तक बैलेंस शीट डेट तक अप्रूवल नहीं मिला है, तो सबसे पहले हम जब गुड्स सेंड किए थे तभी उसको सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिए थे। अगर 80 रुपीज का गुड्स का अप्रूवल नहीं मिला है तो वो सेल्स का एंट्री सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट एंट्री हम क्या देंगे, फर्स्ट एंट्री अकाउंटिंग ईयर इज 31st March 2016। ऑन 31st March 2016 सेल्स का एंट्री कैंसिल कर देंगे, एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना यूनिट्स की बात करें, 80। सेल्स में हमने क्या प्राइस पे रिकॉर्ड किया था, 250 रुपीज ईच, तो 250 इंटू 80, 20,000। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट आप बोल सकते हैं। being sales reversed as intimation not received। सेकेंडली, अगर ये गुड्स बिका नहीं है, मतलब ये हमारी ओनरशिप का है, तो ये गुड्स हमारे स्टॉक में भी इंक्लूड करना पड़ेगा।
हमारे स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए एंट्री पास होगा इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 80 यूनिट्स है। स्टॉक पे भी सेलिंग प्राइस पे इंक्लूड होगा क्या? नहीं, स्टॉक में हम इंक्लूड करेंगे एट आर कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 200, कम्स टू 16,000। तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000। being unsold stock included in inventory। समझ में आया एंट्रीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स प्लीज, ये कॉपी करेंगे एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन 4 फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? अ कंपनी sends out its gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and pass through day book। मतलब अगेन फर्स्ट मेथड, while sending goods हम उसे सेल्स मान के डे बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। Just before end of financial year, 100 gas containers which cost them 900 each, cost 900 है, have been sent to dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200 each। कॉस्ट 900 था लेकिन हमने कस्टमर्स को 1200 के भाव पे, 1200 के रेट पे सेंड किया है। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 each। 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 each। मतलब बाकी के गैस कंटेनर्स उसका कोई इंटीमेशन नहीं है। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे फ्रेंड्स? व्हाट विल बी द एंट्री पास्ड? फर्स्ट, on balance sheet date, that is on balance sheet date, अब बैलेंस शीट डेट क्लैरिफाई नहीं किया है। एट ईयर एंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 20 कंटेनर्स थे जो अप्रूव हो गए, जो सेल हो गए, वो 20 कंटेनर्स जब सेंड किए थे, हमने क्या रेट पे सेंड किए थे? 1200 के रेट पे सेंड किए थे। अब वो अप्रूव क्या रेट पे किए? 1500 के रेट पे अप्रूव किए। मतलब हियर गुड्स ऑफ 20 यूनिट्स आर अप्रूव्ड एट अ हायर प्राइस। अगर 20 यूनिट्स अप्रूव हुए हैं एट हायर प्राइस, तो हमें वो डिफरेंस अमाउंट से सेल्स का एंट्री देना पड़ेगा। हमें वो डिफरेंस अमाउंट से रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर एंड सेल्स का इनकम दोनों बढ़ाना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस अमाउंट से पहला एंट्री क्या देंगे हम? कस्टमर्स अकाउंट डेबिट 20 यूनिट्स एंड डिफरेंशियल अमाउंट इज 300, तो इट कम्स टू 6000। being goods approved but at higher price। Okay, out of total 200 units sent, out of total 200 units which are sent, we have received approval of 20 units। हमें 20 यूनिट्स का अप्रूवल मिल चुका है। सॉरी, आउट ऑफ 100 यूनिट सेंट 20 यूनिट्स का अप्रूवल मिल चुका है। रिमेनिंग 80 उसका कोई अप्रूवल नहीं मिला है। रिमेनिंग 80 के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। तो हम लोग मान लेंगे रिमेनिंग 20 यूनिट्स का कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला है। इंटीमेशन नहीं मिला है
तो ईयर एंड पे, बैलेंस शीट डेट पे वो सेल्स का एंट्री जो पहले कर चुके हैं वो कैंसिल करना पड़ेगा। यस सर, सेल्स का एंट्री क्या दिया था, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अभी रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स टू कस्टमर। हाउ मेनी यूनिट्स, 80 यूनिट्स। सेल्स क्या प्राइस पे रिकॉर्ड किया था, 1200 रुपीज पे सर, तो 1200 इंटू 80, 96,000। being sales reversed for those goods given on approval basis whose intimation is not received। Thirdly, वो गुड्स जो सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए थे एंड इंटीमेशन नहीं मिला है, अगेन हमारी ओनरशिप का गुड्स है, मतलब अगेन हमारे इन्वेंट्री में, हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। हमारे स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए नेक्स्ट एंट्री हम क्या देंगे, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट। हमारे स्टॉक में इसे क्या प्राइस पे इंक्लूड करेंगे सर, कॉस्ट पे, 80 यूनिट्स, ईच कॉस्टिंग ₹900, तो हमारे स्टॉक में इसे क्या प्राइस पे इंक्लूड करेंगे, 72,000 पे सर। तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, 72,000 being those goods which are not approved included in inventory। तो only different entry in this sum was this first entry where goods were approved at higher price। समझ में आया सबको? Fine. Next question. You can pause and copy entries in this question, then move on to next question. Question 5. Question 5. E Limited sends out its accounting machines, E Limited sends out its machines costing ₹200 each to their customers on sale or return basis. All such transactions are however treated like actual sales, मतलब again first method, and are passed through day book. Just before end of financial year, that is on March 24th, that is on March 24, 2016, 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of $280 each, out of which only 90 accounting machines are accepted by customers at the rate of $250 each, and as to the rest no report is forthcoming। मतलब as to the rest कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जर्नल एंट्रीज बुक्स में शो करनी है for the purpose of preparing final accounts for the year ended 31st March 16। हमें in books of firm accounting entries शो करनी है for the purpose of preparing final accounts। मतलब हमको वापस accounting entries at the year end शो करनी है। Okay. How many units were sold? Sir, 300 such machines were sold on 24th of March। 300 machines जब 24th मार्च को हमने बेचा था, सेंड किया था,
हमने तभी उसको सेल्स मान के रिकॉर्ड कर दिया था, हमने तभी एंट्री दे दिया था कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अप टू ईयर एंड 90 मशीन्स का अप्रूवल कस्टमर से मिल गया है, लेकिन कस्टमर्स ने वो 90 मशीन्स अप्रूव 250 रुपीस पे किया है। अच्छा, जब हमने गुड्स सेंड किया था, वाइल सेंडिंग गुड्स, सेल्स का एंट्री 280 पर मशीन के हिसाब से किया था। अगर कस्टमर गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है एट अ लोअर प्राइस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो सेल्स जो हमने 280 पे रिकॉर्ड कर दिया था उसे 250 जितना बनाना पड़ेगा। मतलब वो सेल्स को 30 रुपीज से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं जस्ट टू रिड्यूस आर सेल्स, जस्ट टू रिड्यूस आर सेल्स ऑन 31 मार्च 16। जब हमने सेल्स किया था, एंट्री पास किया था कस्टमर टू सेल्स, तो अब एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स। 90 मशीन्स अप्रूव कर लिया है, हमें सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना है बाय 30, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स। being reversal entry of sales for goods approved at lower price. Secondly, out of total 300 machines, 90 वो तो एक्सेप्ट कर ली, रिमेनिंग 210 मशीन्स, 300 माइनस 90, रिमेनिंग 210 मशीन्स, उसका कोई रिपोर्ट, कोई इंटीमेशन हमारे पास नहीं है। बैलेंस शीट डेट तक अगर इंटीमेशन नहीं है, तो अगेन जो सेल्स का एंट्री हम कर चुके हैं, वी नीड टू कैंसल दैट एंट्री। सेल्स का एंट्री कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री क्या देंगे? अगेन सेल्स अकाउंट डेबिट 210 यूनिट्स हम सेल्स रिकॉर्ड कर चुके थे एट व्हाट प्राइस? 280 रुपीज। तो 210 एट 280, 58,800। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स। being sales entry reversed as intimation not received. Thirdly, अगर ये सेल्स नहीं है तो ये हमारी ओनरशिप का गुड्स हमारे कस्टमर के पास है, हमें इसे अपने इन्वेंट्री में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर, इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री में ये 210 यूनिट्स क्या प्राइस पे इंक्लूड होगा सर? इन्वेंट्री में ये 210 यूनिट्स इंक्लूड होगा एट इट्स कॉस्ट। गुड्स का कॉस्ट कितना था? कस्टमर को हमने 280 पे दिया था, बट these goods were costing rupees 200। देखो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, these goods were costing rupees 200, 42,000। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। being goods not approved included in inventory। So friends, pause the screen, copy the examples, and then we'll move on to the next question.